वेलकम टू फिजिक्सिफाइड एंड लेट्स बिगिन द गेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स फॉर टुडे। आज के कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने देखा था फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन तीन टाइप की होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज को जिनमें मेजर करते हैं वो कहलाती हैं फंडामेंटल यूनिट्स। डिराइव्ड क्वांटिटीज को जिनमें मेजर करते हैं वो कहलाती हैं डिराइव्ड यूनिट्स। और सप्लीमेंट्री तो मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स से आई है। फंडामेंटल क्वांटिटीज को इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना कैसा लग रहा है लेक्चर ये। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है, और शेयर जरूर करते रहना, सब्सक्राइब जरूर करना, मजा आ रहा है। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है हमने बताया था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी डिसाइड की गई है। मास, लेंथ, स्क्रीन पॉज करके अपने आप लिखो, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अरे भैया बात समझ में आ रही है? बोलो। अरे मजे मजे में पढ़ो यार। अभी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। क्यों है फंडामेंटल? क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, आपस में भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं। ये नहीं कि तुम्हें मास निकालना हो तो तुम्हें पहले लेंथ का पता होना चाहिए, ये लेंथ निकालनी हो तो टाइम का पता होना चाहिए, नहीं तो सब नहीं निकाल पाएंगे हम लेंथ। नो, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, आपस में भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। इन्हें कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज। और वो दो सप्लीमेंट्री है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, और इनके अलावा जो भी है वो सब डिराइव्ड है। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब देखा जाए तो फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट जो तुम्हारी पहली यूनिट है नाम के लिए, इसमें दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, दो ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, डायमेंशंस और एरर्स। तो आज हम लोग जो बात करेंगे डायमेंशंस का इंट्रोडक्शन होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायमेंशंस। देखो भाई, डायमेंशंस की बात करने वाले हैं हम लोग। तो हमने कहा कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, और इनके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम कह रहे हैं डिराइव्ड या डिपेंडेंट क्वांटिटीज, तो वो जो क्वांटिटीज हैं वो किस पे डिपेंड कर रही हैं? वो डिपेंड कर रही हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। किस पे डिपेंड कर रही हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। डिराइव्ड आउट ऑफ हुम? डिराइव्ड आउट ऑफ फंडामेंटल। डिपेंडेंट ऑन हुम? डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल। तो भैया ह्यूमन नेचर है, क्यूरियोसिटी होती है किसी भी चीज को जानने में। जब कहीं मिस्ट्री होती है तो उस मिस्ट्री को अनफोल्ड करने की क्यूरियोसिटी होती है कि अरे कैसे डिराइव्ड है, किस पे डिपेंडेंट है। जैसे हमने कहा वॉल्यूम, तो भैया वॉल्यूम अगर क्यूबॉइड का लिखें तो क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मतलब वॉल्यूम डिराइव्ड है केवल और केवल एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी से, जिसे हम कहते हैं लेंथ। क्या कहते हैं? लेंथ। लेंथ भी लेंथ है, ब्रेथ भी स्पिरिट उसकी लेंथ है, और हाइट भी क्या है? वो भी हम मेजरिंग टेप से मेजर करेंगे, वो भी लेंथ है। तुम्हें पता है कि इंसान शुरू से ही आलसी रहा है। आजकल तुम चैट करते हो व्हाट्सएप पे, भी मुझे एक बच्चे ने लिख के भेजा IDK। अब मैं समझ ही नहीं पाया बड़ी देर तक IDK का क्या मतलब है। फिर मैंने दिमाग लगाया, अच्छा ये आई डोंट नो लिखा है इसने। शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं आजकल हम व्हाट्सएप पे, HRU लिख देते हैं, हाउ आर यू। तो पहले भी ऐसी था, थोड़ा आलसी था इंसान। उन्होंने सोचा कि यार वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ और हाइट से बना है, वॉल्यूम इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, लेंथ से बनी है, इट इज डिराइव्ड आउट ऑफ लेंथ, इट डिपेंड्स ऑन लेंथ। तो कोई ऐसा तरीका हो कि शॉर्टकट में लिख दें और उससे हमें पता लग जाए कि वॉल्यूम किस फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है, और उस फंडामेंटल क्वांटिटी का इस्तेमाल हमने कितनी बार किया है फॉर रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम। या हम जैसे बात करें कि वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जो है वो क्या है? वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ है, लेंथ और टाइम। मतलब वेलोसिटी दो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है, लेंथ और टाइम। वेलोसिटी दो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव हुई है, लेंथ और टाइम। लेंथ एक बार आया है, टाइम भी एक बार आया है डिनोमिनेटर में। तो कोई ऐसा शॉर्टकट तरीका हो कि इतना बड़ा ना लिखना पड़े, पूरा फॉर्मूला ना लिखना पड़े, और हमें पता लग जाए कि वेलोसिटी जो है, जो कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, वो किससे डिराइव्ड है, वो किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव्ड है। तो देखो भैया,
उसके लिए थोड़े शॉर्टकट्स दे दिए गए। जैसे मास को हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल एम से, किससे रिप्रेजेंट किया? कैपिटल एम। लेंथ को हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल एल से, किससे रिप्रेजेंट किया? कैपिटल एल। टाइम को रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी से, और इनको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना जरूरी था। अब यहां तक जो भी साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट फिलॉसफी लेके चले थे, उन्होंने सोचा था कि हम ये शॉर्टकट्स जो लेंगे वो नाम के पहले अक्षर से ले लेंगे। तो नाम का पहला अक्षर आ रहा है, देखो, मास का एम, लेंथ का एल, टाइम का टी। यहां पे पंगा हो गया, यहां पे टेम्परेचर आ गया। अब टेम्परेचर में भी टी है, अब क्या करेंगे बताओ? तो यहां से सोचा अच्छा चलो फिलॉसफी चेंज, यूनिट का पहला अक्षर ले लेंगे। तो टेम्परेचर के लिए उन्होंने के ले लिया, केल्विन का। हालांकि कुछ बुक्स में तुम देखोगे थीटा भी लिख लेते हैं, तो कोई बुराई नहीं है, दोनों लिख लेते हैं हम लोग। करंट, करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, तो ए ले लिया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला, तो कैपिटल सी और स्मॉल डी, ये दो एक्सेप्शंस हैं, इनमें हम दो दो लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसमें एक भी कैपिटल लेटर नहीं है। एम ओ एल, तीनों स्मॉल लेटर्स हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एम ओ एल से। ये शॉर्टकट्स हैं। मास को कैपिटल एम से, लेंथ को कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी से, टेम्परेचर को अभी यूनिट शुरू हो गई के, करंट को एम्पियर से, और ये दोनों एक्सेप्शंस याद रखो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, कैपिटल सी स्मॉल डी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में सारे स्मॉल है, एम ओ एल। अब हम आते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज पे। जैसे हमने लिखा वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिखा क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ की जगह शॉर्टकट लिखो एल, ब्रेथ की जगह शॉर्टकट लिखो अगेन एल, अरे भाई ब्रेथ भी तो लेंथ ही है। हाइट की जगह शॉर्टकट लिखो अगेन एल। तो ये 3 बार एल आ गया, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं एल क्यूब? बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ एज एल क्यूब। क्या मतलब है? कि वॉल्यूम जो कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, वो केवल और केवल एक फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव्ड है, जिसे कहते हैं लेंथ। और लेंथ का इस्तेमाल कितनी बार हो रहा है? 3 बार इस्तेमाल हो रहा है। 3 times लेंथ इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए। अरे भैया बात समझ आ रही है? एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। वेलोसिटी की बात करें अगर हम, तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एल से। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टी से। तो इसको लिख सकते हैं क्या? एल टी की पावर -1। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? एल टी की पावर -1। तो वेलोसिटी जो कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, किससे डिराइव्ड है? 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव्ड है। कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज? लेंथ और टाइम। लेंथ भी एक बार और टाइम भी एक बार, डिनोमिनेटर में -1 का मतलब है। तो ये जो एल क्यूब है विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, माइंडेड बच्चे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, सोचते हैं टीचर लगाकर नंबर कट जाएगा। तो ये जो एल क्यूब है विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो एल टी -1 है विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, इसे कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसे? डायमेंशनल फॉर्मूला। मास का एम, लेंथ का एल, टाइम का टी, ये क्या कहलाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में जब इन्हें लिख देते हैं, इन्हें कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे हम वॉल्यूम का लिख रहे हैं एल क्यूब, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये जो एल की पावर हमने लगाई है, एल की पावर +3 इन एल, इसे कहते हैं डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। इसे क्या कहते हैं? डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। कई जगह तुम देखोगे ऑप्शंस में ऐसे भी लिख देते हैं m की पावर 0, l की पावर 3 और t की पावर 0, क्योंकि मास, लेंथ और टाइम यही सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक सबसे शुरू से चली आ रही है, जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, और जो ज्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज इन्हीं से डिराइव्ड है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। क्या मतलब है? कि भैया मास का इस्तेमाल नहीं हुआ, वॉल्यूम में मास का कोई रोल नहीं है, टाइम का कोई रोल नहीं है, केवल किसका रोल है? केवल किससे डिराइव्ड है वॉल्यूम? लेंथ से डिराइव्ड है। और लेंथ भी कितनी बार आएगी? 3 बार आएगी।
तो ये वाला या ये वाला जो है इसे कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये जो पावर लगाई तुमने किस पे लगाई? फंडामेंटल क्वांटिटी पे लगाई। क्यों लगाई? टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड क्वांटिटी, टू एक्सप्रेस दैट पर्टिकुलर डिराइव्ड क्वांटिटी, दिस पावर इज नोन एज डायमेंशन। इसे हम क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। जैसे वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी के केस में तुमने क्या लिखा? वेलोसिटी के केस में लिखा तुमने एल टी की पावर -1। तो ये क्या हो गया? ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और ये जो पावर हुई +1 इन एल और -1 इन टी, इस पावर को हम क्या कहते हैं? डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी कहलाती हैं। तो डायमेंशंस क्या है? स्क्रीन पॉज करके जरा डेफिनेशन लिखने की कोशिश करो। डायमेंशंस क्या है? तो डायमेंशंस क्या है? डायमेंशंस आर द पावर्स। डायमेंशंस क्या है? पावर्स है। पावर, ये एल की पावर 3, एल की पावर 1, टी की पावर -1, टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड। जो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज पर लगाते हैं, to which fundamental quantities are raised, and why they are raised, क्यों लगाते हैं पावर? in order to express a derived quantity। किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी डिपेंडेंट क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, ये बताने के लिए कि वो डिराइव्ड क्वांटिटी, वो डिपेंडेंट क्वांटिटी किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है। जो पावर्स लगाई जाती हैं, इन पावर्स को कहते हैं डायमेंशंस। क्या कहते हैं इन पावर्स को? डायमेंशंस कहते हैं। अरे भैया बात समझ आ रही है? तो डायमेंशंस आर द पावर्स। डायमेंशंस क्या है? पावर्स है। इज इट क्लियर? फटाफट नोट कर डालो, स्क्रीन पॉज करके डेफिनेशन ये वाली। तो डायमेंशंस निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, सबसे पहला हमारा जो असाइनमेंट है वो यही है कि फॉर्मूला अगर हमें पता है तो उस फॉर्मूले को हम ब्रेक करते जाएंगे, और तब तक ब्रेक करते जाएंगे जब तक वो सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज में से हमें नजर नहीं आ जाती हैं उसमें। और फिर उन फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस हैं वो रख लेंगे, तो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल आएगा। और फिर उसकी जो पावर होंगी, उन्हीं पावर्स को हम क्या कहेंगे? डायमेंशंस कहेंगे। जैसे वॉल्यूम में L³ आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकाला तुमने? अभी निकाला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से, LT -1। अब इसके आगे शुरू करते हैं। एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है बच्चों? लेंथ इनटू ब्रेथ। अरे बोलो भैया, तो लेंथ की जगह भी L आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? ब्रेथ की जगह भी L आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो एरिया का क्या हो गया? L²। कोई शक आ रहा है? बढ़िया से देखो और देखो। वेलोसिटी के बाद अगली चलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऐसे भी कह सकते हो, बात वही है। यूनिट नहीं चेंज हो जाएगी, डायमेंशन नहीं चेंज हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? डायमेंशन वही रहेगी, LT -1 और टाइम का T हो गया। इस T को ऊपर ले आओगे, पावर -1 थी, एक और -1 आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा LT -2। तो LT -2 जो है दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। मतलब L की पावर +1 और T की पावर -2। तो डायमेंशंस क्या हुई एक्सेलरेशन की? +1 इन L और -2 इन T। अरे भैया समझ में आया? कोई डाउट इसमें? अब देखो, जो नंबर्स हैं जैसे 1 2 3 4, इनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। भाई नंबर्स को हम यूनिट्स के साथ थोड़ा ही लिखते हैं। डायमेंशंस तो फिजिकल क्वांटिटीज की आएंगी, जिनकी यूनिट्स होगी उन्हीं की तो आएंगी। तो नंबर्स की कोई डायमेंशंस नहीं होती हैं। कुछ कांस्टेंट्स हैं जैसे पाई, और भी कुछ कांस्टेंट्स आएंगे डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, उनकी भी डायमेंशंस नहीं होती हैं। मैथमेटिकल टर्म्स जैसे साइन, कॉस, लॉग, एक्सपोनेंशियल, इनके साथ जो भी क्वांटिटीज होंगी उनकी भी डायमेंशन नहीं होगी, वो भी डायमेंशनलेस होगी। बात समझ में आ रही है?
जो सिमिलर क्वांटिटीज के रेशियो होते हैं, अभी बहुत सारे पढ़ेंगे हम सिमिलर क्वांटिटीज के रेशियो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक तुम 10th क्लास में पढ़ के आए हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या पढ़ा था तुमने? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा? डायमेंशन लेस होगा, इसकी कोई डायमेंशन नहीं आएगी, ऊपर भी LT -1 नीचे भी LT -1 कैंसिल हो जाएगा। अरे भाई वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है? वेलोसिटी की डायमेंशन है LT -1, तो ऊपर भी LT -1 आएगा नीचे भी LT -1 आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी हो जाएगी? क्वांटिटी डायमेंशन लेस हो जाएगी। और देखो ये सब बातें नोट करते रहना, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें क्वेश्चंस ही हैं, प्रॉब्लम्स ही हैं, बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, यही निकालने को आती है। डायमेंशंस की 3 एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे इसके बाद हम लोग। और देखो एंगल, एंगल की डायमेंशन, तो एंगल क्या हो गया? आर्क अपॉन रेडियस, यही तो था फॉर्मूला एंगल का, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क की भी लेंथ होती है और रेडियस की भी लेंथ होती है, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया? L की पावर 0। डायमेंशन लेस होता है एंगल। एंगल कैसा होता है? डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। बात समझ में आ रही है? और देखो भैया फोर्स, फोर्स की बात करें, फोर्स बराबर क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ये सब खुद निकालनी है, अभी मैं निकलवाए दे रहा हूं। दोबारा जब एक बार देख लोगे लेक्चर, ये सारी क्वांटिटीज नोट करके रखोगे अलग से, और फिर इनकी खुद प्रैक्टिस करोगे निकालने की। फॉर्मूले की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि कुछ फॉर्मूले तो तुमने पढ़ रखे हैं, लेकिन जो तुमने नहीं पढ़ रखे हैं उनमें फॉर्मूले की हेल्प ले सकते हो शुरू में, और डायमेंशंस खुद निकालोगे, असाइनमेंट है आज का ये। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन अभी निकाला, LT -2। अब तुम सोच रहे होगे कि सर एग्जाम में तो ये नहीं होगा, पास में हमारे लिखा हुआ ऐसे सिस्टमैटिकली, तो एग्जाम में फिर रफ में निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखना पड़ेगा। वेलोसिटी की डायमेंशन याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखना पड़ेगा। लेकिन जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे फिर ये छोटी छोटी जो डायमेंशन है वो याद हो जाएंगी धीरे धीरे, तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें। लेकिन MLT -2, इसीलिए शायद ये चैप्टर शुरुआत में रखा गया कि बच्चे गर्मी छुट्टियों में पढ़ लेंगे और सारी चीजें, सारे फॉर्मूले, सारे डायमेंशंस उन्हें बढ़िया से निकालना आ जाएगा। जब फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो डायमेंशंस भी निकालना आ जाएगा, क्योंकि करना क्या है? फॉर्मूला लिखना है, ब्रेक करना है उसको, तब तक ब्रेक करना है जब तक उसमें क्या ना आ जाए? फंडामेंटल क्वांटिटीज ना आ जाए, और फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है वो रख देंगे वहां। अरे भाई बात समझ में आ रही है? रो नहीं, रोना नहीं है, रो क्यों रहे हो? क्लियर है ये? चलो उसके बाद मोमेंटम, मोमेंटम बराबर आ जाएगा क्या? मास इंटू वेलोसिटी। मास, मास हो गया ये m, वेलोसिटी हो गई क्या? LT -1। अरे है कि नहीं है? तो ये हो गया MLT -1। बोलो कोई शक? तो ये मोमेंटम की डायमेंशन हो गई। फटाफट स्क्रीन पॉज करके नोट कर डालो सारी डायमेंशंस। और देखो भाई मोमेंटम हो गया। उसके बाद देखें वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन क्या निकाली थी? मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी MLT -2, डिस्प्लेसमेंट फिर से L 2 बार आ गया, तो ये वर्क की डायमेंशन क्या हो गई? ML2T -2। और जैसे वर्क और एनर्जी का रिश्ता है ना यूनिट्स में, वर्क की भी यूनिट जूल होती है, एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है, ऐसे डायमेंशंस भी उनकी सेम आएंगी। निकाल के देखते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। अब हाफ तो नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। मास की m हो गई। वेलोसिटी की क्या होती है डायमेंशन? बोलो। LT -1 का होल स्क्वायर, खोल के लिख दो, तो क्या हो गया? ML2T -2। देखो भैया सेम आ रही कि नहीं आ रही है? आनी थी, कौन रोक सकता है? जब यूनिट सेम होती है तो डायमेंशंस भी क्या होंगी? सेम। एक क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो फंडामेंटल क्वांटिटीज की, दो डिराइव्ड क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम है? बिल्कुल सेम हो सकती है। आइडेंटिफाई करने को आती है, कई बार, 1-2 बार आ चुकी है AEEE, जो पहले अब JEE मेंस होता है, नीट वगैरह में। फंडामेंटल क्वांटिटीज तुम्हारे 11th का भी पेपर पैटर्न डिस्कस करूंगा मैं एक सेशन में, कैसे स्ट्रेटजी बनानी ये भी डिस्कस करूंगा मैं। तो उसमें बताऊंगा MCQs आने लगे अब 11th में, 20 MCQs, जिसमें से 10 प्रॉपर MCQ होते हैं, 5 फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं और 5 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं। और इस साल से बोर्ड एक नई गुगली लेकर के आया है,
10% केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। डिस्कस करूंगा जिस दिन, जो मैं अलग से सेशन लूंगा, उसमें पूरा तुम्हें पेपर पैटर्न के बारे में बताऊंगा और कैसे पढ़ाई करनी, कैसे फिजिक्स में बढ़िया नंबर लाने हैं, 95% प्लस लाने हैं, वो सब बताऊंगा। कैसे अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गए तो फिजिक्स में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, नोबडी कैन बीट यू। और 12th में, हम 11th की तैयारी नहीं कर रहे हैं, 12th में तुम्हारे नंबर बढ़िया आएंगे, ये गारंटी मेरी है। 11th से बेसिक्स अगर तुम्हारे अच्छे हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे बेसिक्स, ठीक है। तो चलो भाई देखो, ये काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन आ गई कि नहीं आ गई? सेम आ गई। और देखो पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन देखो, पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? mgh, मसाला नहीं है, mdh, mgh। m क्या है बोलो? मास। बोलो भैया, जी सोना नहीं यार, लोरी नहीं सुना रहा हूं मैं कि डायमेंशन सब निकालते जा रहे हैं हम सो जाए। mgh, जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे जी को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन है भाई इसकी हो जाएगी। और h l, अपने आप ट्राई करो स्क्रीन पॉज करके, ये सुन लिया करो, उसके बाद ये मत देखा करो, ये बाद में देखो जब अपना निकाल लो। तो ये क्या हो गया? ये हो गया ml2t-2। देखो इसकी भी डायमेंशन वही आ गई। तो जो वर्क की है वही काइनेटिक एनर्जी की, वही पोटेंशियल एनर्जी की है। अरे भैया बात समझ में आ रही है? उसके बाद देखो प्रेशर। प्रेशर बराबर क्या होता है? प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। बोलो होता है कि नहीं होता है? फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी? mlt-2 होती है कि नहीं होती है? एरिया की डायमेंशन, एरिया की डायमेंशन क्या हो जाएगी? लेंथ इनटू ब्रेथ, अभी निकाली थी, l स्क्वायर। एक l से एक l कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया? ml-1t-2। तो ये हो गई किसकी डायमेंशन? प्रेशर की डायमेंशन। अब कुछ क्वांटिटीज जो 11th में आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, हो सकता है तुमने पहले ना सुनी हो, तो घबराना नहीं है बिल्कुल। इस चैप्टर का थीम ही यही है कि हम पूरी जो 11 12 की जितनी फिजिकल क्वांटिटीज आने वाली है सब पढ़ लेंगे और सबकी डायमेंशंस निकाल लेंगे। सब बढ़िया से समझ में आएंगी धीरे धीरे, जैसे जैसे जिस चैप्टर में आएंगी उस चैप्टर में उस क्वांटिटी का मतलब तुम्हें समझ में आएगा। तो अब हम कुछ ऐसी क्वांटिटीज पिक कर रहे हैं जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। घबराओ नहीं, इनर्शिया का भाई है ये। जो इंपॉर्टेंस इनर्शिया की लीनियर मोशन में है, वही इंपॉर्टेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रोटेशनल मोशन में होती है, बताऊंगा मैं तुम्हें। तो ये होता है m इंटू आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू आर स्क्वायर। तो m क्या हो गया? m हो गया m, और r मतलब रेडियस या डिस्टेंस, तो ये हो गया ml स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो है डायमेंशंस क्या आ गई? ml स्क्वायर। टॉर्क क्या हो गया? टॉर्क, टॉर्क एक क्वांटिटी पढ़ोगे या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं इसको। तो टॉर्क का डायमेंशनल जो ये फॉर्मूला होता है r क्रॉस f। r मतलब डिस्टेंस और f मतलब, बोलो f मतलब फोर्स। तो r को तो l लिख लेंगे हम, और f को क्या लिख लेंगे? mlt-2। तो ये क्या हो जाएगा? ml2t-2। देखो टॉर्क की डायमेंशन, वर्क की डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या आ रही है? सेम आ रही है। पूछा जाता है, कई आइडेंटिफाई करने को कई बार आ जाता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम हो? बिल्कुल पॉसिबल है। देख रहे हो तुम? क्लियर है? फटाफट स्क्रीन पॉज करके नोट कर डालो सारी, और थोड़ी बढ़िया देख लेते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये भी बहुत अक्सर पूछ ली जाती है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट F इज इक्वल टू होता है, न्यूटन्स लॉ तुमने पढ़ा है, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। पढ़ा नहीं पढ़ा? तो G बराबर क्या हो जाएगा? Fr स्क्वायर अपॉन m1m2। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो डायमेंशंस निकालनी है तो डायमेंशंस रख दो। F की डायमेंशन फोर्स की देख लो, पीछे से नहीं पता है तो mlt-2 निकालना सीखनी है। लेकिन R क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन m1m2 मास, दो बार मतलब मास का स्क्वायर। m से क्या हो गया? कैंसिल। तो ये एक m बचा है, ऊपर आ जाएगा, तो m की पावर -1, l की पावर 1, l की पावर 2 क्या हो गया? l की पावर 3। अरे बोलो भैया आया कि नहीं आया? और ये क्या हो गया? t की पावर -2। तो ये हो गई यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की डायमेंशन। -1 इन m, +3 इन l एंड -2 इन t स्क्वायर। ब्रैकेट लगाना मत भूलना, नंबर कट जाएंगे। इज इट क्लियर? और देखो गैस कांस्टेंट नोट कर लो फटाफट स्क्रीन पॉज करके।
और देखो भैया गैस कांस्टेंट, इक्वेशन सुनी होगी तुमने, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू आर टी। पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर है, आर गैस कांस्टेंट है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, पीवी अपॉन टी। पी की डायमेंशन अभी निकाली है, फोर्स अपॉन एरिया, एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर। तो ये क्या आ गई, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। वॉल्यूम क्या हो गया, एल क्यूब, और टेम्परेचर को चाहे के लिख लो और चाहे थीटा लिख लो। एल की पावर माइनस वन, एल की पावर थ्री, ये क्या हो गया, ये हो गया एम एल टू टी माइनस टू। एल माइनस वन, एल की पावर थ्री, तो कितना हो गया, एल की पावर टू, टी माइनस टू, के माइनस वन। तो ये हो गई हमारी किसकी डायमेंशन, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की होगी डायमेंशन। उसके बाद एक क्वांटिटी आएगी स्ट्रेस। स्ट्रेस की डायमेंशन वही होती है जो प्रेशर की होती है, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन ए। दोनों में अंतर है, बताएंगे क्या अंतर है। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया। मतलब जो क्वांटिटी ऊपर आएगी वही क्वांटिटी नीचे आएगी, मतलब ये हो जाएगा डायमेंशन लेस। ऊपर लेंथ नीचे लेंथ, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। स्ट्रेन विल बी अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसके बाद आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बहुत आता है ये भी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि पता नहीं क्या भयंकर भयंकर नाम, खतरनाक खतरनाक सर बता रहे हैं, लेकिन ये सारे क्वांटिटीज, जैसे ये जो मैं तुम्हें तीनों क्वांटिटीज बताई, ये जो तुम्हारा एनसीईआरटी का वॉल्यूम 2 है उसके पहले चैप्टर की क्वांटिटीज हैं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। इलास्टिक स्ट्रेंथ के बारे में बताता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस है, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन वही होगी जो स्ट्रेस की है, और स्ट्रेस की डायमेंशन वही है जो प्रेशर की है। मतलब डायमेंशन क्या हो गया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। बोलो कोई शक, नोट कर लो फटाफट स्क्रीन पॉज करके। अब कुछ तुम्हारी जान पहचान वाली कर लेते हैं। जैसे तुमने पढ़ा था चार्ज, क्लास 10th में पढ़ के आए हो अभी। Q बराबर क्या पढ़ा है, I इंटू टी। I क्या है, करंट। करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से, और टाइम को T से। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, AT। Q का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो, AT। 19 से 20 होगा मुझे लग रहा है, देख लेना नंबर इधर उधर हो तो। उसके बाद हमारा आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन किया, फॉर्मूला क्या था 10th में, W अपॉन Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी तुमने निकाला क्या, ml2t माइनस टू अपॉन AT। तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिखोगे ml2, ये ऊपर आएगा तो t माइनस थ्री a माइनस वन। कोई शक, बोलो, ये क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब करंट, तो तुम्हें पता ही है, रेजिस्टेंस का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो तो R इज इक्वल टू क्या करोगे, V अपॉन I। पोटेंशियल डिफरेंस का रख दोगे, करंट का रख दोगे, रेजिस्टेंस का आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं असाइनमेंट्स के लिए तुम्हें बहुत जल्दी एक तरीका बताने वाला हूं, तो वहां पर असाइनमेंट्स अवेलेबल रहेंगे, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो तुम। पता क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए फॉर्मूला हमें, और उस फॉर्मूले को ब्रेक करना है कब तक, जब तक फंडामेंटल क्वांटिटीज ना मिल जाए, क्योंकि डायमेंशंस का मकसद ही यही है। डायमेंशंस क्या बताती हैं, डायमेंशंस बताती हैं कि कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी डिराइव्ड क्वांटिटीज से मिलकर के बनी है, और वो डिराइव्ड क्वांटिटी कितनी बार इस्तेमाल हुई है उस फंडामेंटल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। समझ में आई डायमेंशंस? डायमेंशंस को बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना, एटलीस्ट जितनी मैंने कराई है। बाकी अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे, कल हम लोग शुरू करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 एप्लीकेशंस हैं। क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने हैं, समझने के बाद क्या तरीका है, क्या प्रिंसिपल है उनके पीछे, और यही क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे, हर एप्लीकेशन पे लगभग 7-7, 8-8 क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस। कुछ होमवर्क भी दे दूंगा मैं तुम्हें यहीं पर, जिससे कि तुम घर पे प्रैक्टिस कर सको। और टिल देन be physixified and wait for the next game of concepts. God bless you.